नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी जो लगभग बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन वहां से कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा टर्न अराउंड दिखाया है। अभी जो है शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इवन कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो आज चल के इस वीडियो में इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कंपनी स्पेशली करती क्या है। तो अगर मैं बात करूँ सुबेक्स की, सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी विच प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज टू कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये मेनली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात करूं स्पेशली, तो इनके दो क्लाइंट्स है, भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो इनके मेनली जो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनीज हैं। और यही नहीं, कंपनी इसके अलावा कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंप्लीमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन, उसके अलावा सपोर्ट सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज और सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। अब देखिए, ये सारे बिल्कुल आईटी से रिलेटेड टर्म्स हैं। आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अगर मोटी मोटा समझाऊँ इसको, तो मान लीजिए आप भारतीय एयरटेल के जो है एक कस्टमर्स हैं, आप उसके सिम का यूज़ करते हैं, आप कॉल करते होंगे, आप मैसेज यूज़ करते होंगे, राइट। तो आप एक तरीके से इनडायरेक्टली देखिए तो आप उनके नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो। और आप जब कभी भी कॉल करते हो या मैसेज करते हो, उसके बाद जब कॉल को डिस्कनेक्ट करते हो, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने इतना जो है डेटा यूज़ कर रखा है, इतना वॉइस ऑलरेडी यूज़ कर रखा है और इतना इतना जो अभी आपका बचा हुआ है। तो ये सारी जो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से आती हैं, आपके आपके मोबाइल पर आती हैं, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए आती हैं, राइट। तो ये कंपनी उन्हीं सॉफ्टवेयर के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप जो है इसको मोटा मोटी इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अभी कुछ नए बिजनेस सेगमेंट में भी आ रही है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो है अभी चल के बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर इसका जो पिछले 1 ईयर का प्राइस देखिए आप, 1 ईयर का रिटर्न, तो कंपनी ने 1043% का रिटर्न दिया है। शेयर का लो था लगभग ₹3 के आसपास और शेयर का हाई लगभग ₹42। यानी कंपनी ने पिछले 1 ईयर में आपका पैसा 13 से लगभग 14 गुना कर दिया है। और शायद इसी की वजह से यहाँ पे इतना हो हल्ला हो रहा है इस कंपनी को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर आप पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो आपको इतना ट्रू पिक्चर नहीं समझ में आएगा। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो शेयर का लो है ₹2.9 और शेयर का हाई है 790। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इसने जो हाई बनाया था, ये है बात है जनवरी 2007 की, जब इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था इसके शेयर में ₹790 का। और वहाँ से शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट आई कि लगभग 2009 आते आते शेयर लगभग गिर के ₹20 का हो चुका था। तो ऐसा क्या हुआ था कंपनी में जो इतनी बड़ी गिरावट आई थी? चलिए पहले उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए आपको जो है कंपनी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है दोस्तों, एक स्टोरी के तरीके सुनिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे इसके शुरू करेंगे इसकी हिस्ट्री के साथ। अगर मैं सुबह की बात करूं तो इसको फॉर्म किया था दो आदमियों ने मिलकर, सुभाष मेनन और एलेक्स करके। और अगर इनका जो नाम का स्टार्टिंग आप लिखोगे SUB और एलेक्स का EX, वहीं से जो इन कंपनी का नाम निकल के आया है। कंपनी फॉर्म हुई थी 1992 में, और जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, ये एक मार्केटिंग कंपनी के जरिए कंपनी स्टार्ट हुई थी। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो सुभाष मेनन है, इन्होंने अपने एक्स एम्प्लॉयर से ₹20,000 लोन लेकर इस कंपनी को स्टार्ट करा था। तो कंपनी की स्टार्टिंग काफ़ी जो है, मतलब एक अच्छी स्टोरी थी इसके पीछे दोस्तों। लोन लेकर कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी। और यही नहीं, इसके बाद कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने लगी और दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जैसे कि रेवेन्यू एश्योरेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, नेटवर्क एनालिटिक्स टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके जो मेन क्लाइंट्स है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ही हैं, जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, टाटा कम्युनिकेशन। इनकी जो काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्टाइज रही है वो टेलीकॉम सर्विसेज में ही रही है। और इसके बाद जो है दोस्तों, कंपनी पब्लिक चली गई 1999 में, BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हो गई। और यही नहीं, 2000 से लेकर 2007 तक कंपनी बिल्कुल एक ड्रीम रन में थी। 33% के जो है एनुअल रिटर्न से, मतलब 33% के कंपाउंडेड एनुअल जो रेट से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा था। लेकिन उसके बाद दोस्तों, ये जो सुभाष मेनन जी हैं, इनका एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। और एम्बिशन के बढ़ने की वजह से इन्होंने जो है कुछ कंपनी में मिस्टेक कर दी, और शायद उसी मिस्टेक का जो है कंपनी को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली उन्होंने जो मिस्टेक क्या करी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी। लेकिन इन्होंने इनऑर्गेनिक के बदले ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के बदले ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ में चले गए। कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब दूसरी कंपनी को एक्वायर करना। अगर कोई दूसरी कंपनी अच्छी कर रही है तो उस कंपनी को खरीद लीजिए, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। और यही नहीं, 2006 में इन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था एजियो सॉल्यूशंस, और उसका जो डील प्राइस था वो $140 मिलियन था। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था। और जो इसके बाद कंपनी का नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया सुबेक्स एजियोर लिमिटेड। और अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो उस टाइम पे इंडिया में सबसे बिगेस्ट जो है डील थी किसी भी IT कंपनी द्वारा। इवन TCS और इन्फोसिस ने भी इतना बड़ा कभी भी एक्विजिशन वगैरह नहीं किया था। और दोस्तों, ये वहीं तक नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने 2007 में एक और जो है कंपनी, एक कनेडियन कंपनी थी टेलीकॉम कंपनी, उसको खरीदा जिसका नाम था सिंथेसिस। और इसका अगर डील प्राइस देखिए तो 165 मिलियन, यानी इस वाले से भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलती करी दोस्तों, और वो थी कि ये जो डील हुई थी इन्होंने इसको कैश में करी, मतलब कंपनी को खरीदेंगे और उसके बदले डायरेक्ट जो कंपनी को कैश देंगे जिस कंपनी को ये खरीद रहे हैं। अब देखिए, यहीं से स्टार्ट हो गया इनके ड्रीम रन का अंत। अभी तक कंपनी का जो भी ड्रीम रन चल रहा था, कंपनी का वहाँ जो है इसका यहीं से स्टार्टिंग
पॉइंट था, यानी यहाँ से कंपनी का धीरे धीरे पतन होने लगा। अब वो पतन क्यों हुआ दोस्तों, चलिए उसके बारे में समझते हैं। अभी देखिए पास्ट में सुबेक्स ने जितने भी एक्विजिशंस वगैरह करे थे, उन्होंने अपनी जो है खुद के जो इक्विटी सी करे थे, मतलब वो कंपनी को एक्वायर करते थे, उसके बदले अपनी कंपनी में जो वो उनको हिस्सेदारी देते थे। कभी भी उन्होंने कैश का यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैश का यूज करा, उनकी ये पहली गलती थी। अब देखिए कैश का उन्होंने यूज करा तो कंपनी को कैश देने के लिए कहीं से तो कैश लाना पड़ेगा। अब सुबेक्स लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि उनके पास जो $165 मिलियन थे, तो कहीं से ना कहीं से इनको तो कंपनी पैसा उठाना पड़ेगा, राइट। तो पैसे उठाने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि अभी जो सुबेक्स लिमिटेड है, इन्होंने सोचा कि इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे चल के जो है लिस्ट करवा दिया जाए। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी एक ट्रेजेडी हो गई। अब हुआ क्या, 27 फरवरी 2007 को, एक दिन पहले जब ये फंड रेज करने वाले थे, जो स्टॉक मार्केट था अक्रॉस द वर्ल्ड क्रैश हो गया। अब जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो इनके जो आईपीओ आने वाला था उसकी डिमांड बिल्कुल कम होगी दोस्तों, किसी ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जाहिर सी बात है जब आईपीओ नहीं आएगा तो बिल्कुल इनको जो अपनी लिस्टिंग थी उसको ड्रॉप करनी पड़ी। तो उन्होंने अपनी लिस्टिंग को ड्रॉप कर दी और सारा पैसा जो मतलब $180 मिलियन ये उठाने वाले थे, पूरा का पूरा पैसा इन्होंने उठाया थ्रू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब देखिए ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। अगर आपको ये बॉन्ड्स नहीं पता है तो आप इसको एक तरीके से समझिए कि इन्होंने इतने रुपए का जो है लोन लिया अपनी कंपनी को फंड करने के लिए। अब देखिए वहाँ से प्रॉब्लम क्या हुआ, 2017 में इन्होंने ये लोन लिया था और 2008 में ही जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। और जाहिर सी बात है जब वो एक क्राइसिस हुआ था दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट है, चाहे हमारे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या इवन जो अमेरिकन के मार्केट हो, लगभग 50% से जो है नीचे चले आए थे। मार्केट में लोअर सर्किट लग गई थी। अब जब पूरा का पूरा मार्केट गिरा तो इनके कंपनी के शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा गिर गए और वहीं से बिल्कुल जो है दोस्तों इनका बिल्कुल बिजनेस पूरा का पूरा जो है एकदम खत्म हो गया एक तरीके सोच लीजिए, बिल्कुल कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई, बिल्कुल ऐसा हो गया। तो उस टाइम पे अभी सोच के देखिए इनका शेयर जो भी 600 रुपये से भी ऊपर चल रहा था वो गिर के लगभग 80 से 60 रुपये आ गया। अब सोच के देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गिरावट थी। और जाहिर सी बात है इन्होंने जो डेट लिया था तो इन्होंने अपने डेट का डिमांड करना स्टार्ट, मतलब डिमांड जो कर्जदार थे जिन्होंने इनको पैसा दिया था उन्होंने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। तो अब देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है डेट के जरिए जो पैसा उठाती है, लेकिन बाद में अगर कंपनी के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने लगते हैं तो जिन्होंने कंपनी को डेट दिया होता है वो चाहें तो जो है उस पैसे के बदले कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसका शेयर जो ऑलरेडी 600 रुपये से गिर के 60 रुपये हो गया था, तो कोई इस चीज़ को तो लेना चाहेगा नहीं, राइट। अब यार 600 रुपये का शेयर प्राइस उस टाइम था, अब ये गिर के 60 रुपये का हो गया, तो कौन इसको लेना चाहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मेनन साहब थे उन्होंने क्या करा, सुभाष मेनन, इन्होंने कहा कि देखिए अभी आपको 600 रुपये के शेयर उस टाइम मिल रहे थे, अभी शेयर जो है 60 रुपये के हो गए हैं। तो मान लीजिए पहले मैं आपको एक शेयर देने वाला था, तो अब जो है आपको मैं जो है 10 शेयर दूंगा चल के इसके बदले। 600 शेयर 60 हो गया, मतलब 1/10 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको 10 गुना बढ़ा देता हूँ। और इसकी वजह से क्या हुआ क्या कि इनकी इक्विटी जो है काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गई इन डेट को जो है पूरा करने में। पहले इनका जो है लगभग 35 मिलियन इक्विटी शेयर्स थे, ये बढ़ के हो गए 350, लगभग 10 गुना हो गए। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि इक्विटी काफ़ी ज़्यादा इनकी डाइल्यूट हो गई। और यही नहीं, जो मेनन साहब थे जो कंपनी के ऑनर थे, उनकी जो स्टेक था उनका स्टेक भी लगभग 12% से घट के 0 हो गया। अब देखिए बिल्कुल कंपनी का जो कंट्रोलिंग स्टेक था उनके पास ऊपर से चला गया। और यही नहीं, जो कंपनी का पूरा प्रॉफिट आ रहा था वो केवल कंपनी कर्ज को मतलब कर्जा भरने में ही खत्म कर दे रही थी। इसकी वजह से कंपनी ने कभी भी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से कंपनी का बिजनेस लगातार खराब होता रहा। और बिजनेस एक बार ऐसा हो गया दोस्तों कि इन्होंने जो भी एक एज्योर और एक ये जो सिंथेसिस, इन दोनों कंपनी को हायर करा था, ये दोनों कंपनी भी उतना अच्छा नहीं कर रही थी। अंत में हार मान के उन्होंने 2011 में सिंथेसिस को बेच दिया एक दूसरी कंपनी को, नेट क्रैकर को। और उसकी डील साइज की बात करूँ कितना इन्होंने बेचा था, तो 165 जो इसका ओरिजिनल बाई प्राइस था, इसका 1/10 पे इन्होंने बेचा था। तो इसका अगर 10 से डिवाइड करिए तो लगभग आप केवल $16 मिलियन में इन्होंने जो है इस कंपनी को नेट क्रैकर में बेचा था। तो यहाँ से देख पा रहे हो कितना बड़ा इनको लॉस उठाना पड़ा था। और यही नहीं, जैसा मैंने बताया कि 12% से इनका स्टेक घट के 0 हो गया था। सुभाष मेनन जो कंपनी के मालिक थे, तो वहाँ से जो 2012 में इनको MD एंड CEO के पद से हटा दिया गया, कंपनी से इवन निकाल दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी जो है ट्रेजेडी हुई थी इनके साथ। और वही नहीं, 2016 में धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग करा था, नहीं जो है इक्विटी शेयर को डाइल्यूट करके 2016 में किसी तरीके से कंपनी डेट फ्री हो गई। अब देखिए 2016 के बाद कंपनी ने जब डेट फ्री हो गई तो वहां से कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा करना स्टार्ट करा। चलिए अब जो है उसके बारे में चल के बात करेंगे। अब कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू देखते हैं। चलिए अब सारा जो प्रॉब्लम अभी जो इतना हो हल्ला हुआ था कंपनी में वो सब कुछ खत्म हो गया, तो कंपनी धीरे धीरे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी। तो अगर अभी हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो स्पेशली सॉफ्टवेयर सर्विसेज से 90% इनका जो रेवेन्यू आता है, 10% केवल जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से आता है। अगर ये 90% की बात करें तो सपोर्ट सर्विसेज से आते हैं 34%, मैनेज सर्विसेज से आते हैं 39% और इंप्लीमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन से आते हैं लगभग 26%। और यही नहीं, अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में देखिए 324 करोड़, जो कि अभी मतलब पिछले 12 मंथ की बात करें तो बढ़ के हो गया 380 करोड़। तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा जंप है। अब देखिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा, अगर परसेंटेज वाइज देखा है तो इतना बड़ा जंप भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई थी, अगर उसका हिसाब से देखें तो ठीक ठाक टर्न अराउंड है। एटलीस्ट हर ईयर थोड़ा थोड़ा करके जो है रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये 2018 में था 21 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो गया 25, फिर पिछले ईयर जो है ये निगेटिव था -269, और अभी जो पिछले 12 मंथ की बात करें तो ये बढ़ के हो गया है 68 करोड़। तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। कंपनी जहाँ लॉस मेकिंग थी यहाँ पे 269, वहाँ पे कंपनी अभी प्रॉफिट बना रही है, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड है। उसके अलावा मैं अगर इसके हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी देखिए मार्च 2020 यानी पिछले ईयर
4.79 रुपीज़ का निगेटिव था, अभी ये लगभग 1.21, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी जो है पॉजिटिव हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जैसा मैंने बताया, सुभाष मेहन जी का इक्विटी जब डायल्यूट हुई थी तो उनको जो कंपनी से में निकाल दिया गया था। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखिए जीरो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल बिल्कुल एकदम कह लीजिए बिल्कुल होल्डिंग है ही नहीं है। तो सारी की सारी होल्डिंग या तो रिटेल्स के पास है या कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ले रखी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फंड या कोई बहुत बड़ा एफआईआई यहाँ पे जो है फंड मैनेजर यहाँ पे नहीं है जिन्होंने यहाँ पे जो होल्डिंग ले रखी है। अब कंपनी का हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। कंपनी का अगर हम स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला स्ट्रेंथ कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा 5 कंपनियों में, लगभग इंडिया, यूके, यूएसए, सिंगापुर और यूएई के साथ साथ, तो किसी एक जो है लोकेशन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। इसके साथ साथ कंपनी जो है डेट फ्री है। अब देखिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं डेट फ्री, कहने को तो बहुत छोटा सा वर्ड है डेट फ्री, लेकिन अगर इस कंपनी कंटेक्स्ट में देखिए कि कंपनी ने जो दिन देखे अपने मतलब पास्ट में, तो उसके हिसाब से डेट फ्री होना काफ़ी बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। उसके अलावा अभी 2007 के बाद से कंपनी ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन इस ईयर कंपनी ने जो है डिविडेंड दिया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। और अगर पिछले 2 साल से बात करें तो पिछले लास्ट 2 ईयर से कंपनी का जो कैश फ्लो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। उसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो रहा है। उसके साथ साथ आरओसी या आरओई नंबर वो भी इंप्रूव हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर डेट कम होगा तो आरओसी नंबर तो इंप्रूव होगा ही होगा। और उसके अलावा जो नेट कैश फ्लो है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है और अभी जो है पॉजिटिव हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा वीकनेस देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कंपनी की वीकनेस क्या है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है केवल 3 साल या उससे भी कम है। जाहिर से मैंने आपको बताया था कि जब सुभाष मेहन जी को निकाला गया 2012 में, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग हुई मैनेजमेंट में भी। सारे के सारे जो पुराने मैनेजमेंट थे उनको हटा दिया गया, नया मैनेजमेंट आया और उनका जो एवरेज एक्सपीरियंस केवल 3 ईयर्स ही है इस कंपनी में। उसके अलावा जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ा सा कंपनी के लिए वीकनेस है। एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स की बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। उसके साथ साथ एक वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक साल जो पिछले मैंने बताया, पिछले 1 साल में कंपनी लगभग 1000% ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, तो इस रिसेंट रैली के बाद बिल्कुल भी जो है यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो दे आर नॉट स्टिल आउट ऑफ वुड, मतलब कंपनी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी, अभी आपको पता होगा भारती एयरटेल हो गई, चाहे वोडाफोन आइडिया होगा, इतना ज़्यादा इनका शेयर प्राइस गिरा था। वो जो स्पेक्ट्रम वाली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो गवर्नमेंट को पैसे वापस करने थे, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, वो सारे प्रॉब्लम अभी भी बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हुए 100%। तो यहाँ पे ऐसा क्योंकि ये कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज़्यादा कैटर करती है, तो अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है तो इनडायरेक्टली देखिए तो आप सुबेक्स इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अभी 5G इन्वेस्टमेंट होने वाला है, सारी कंपनी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री वाली कंपनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे 5G इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ हो सकता है वो कॉस्ट कटिंग कर दे सुबेक्स लिमिटेड के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉब्लम आ सकता है सुबेक्स लिमिटेड के लिए। तो ये चीज़ें होगी जो कंपनी के लिए वीकनेस है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। कंपनी ने अभी जो है डाइवर्सिफाई किया अपने अदर बिजनेस सेगमेंट में, जैसे कि IoT, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। और यही नहीं, कंपनी ने भी एक पार्टनरशिप किया स्काईब्लैक करके कंपनी जो है शिपिंग इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए। अब शिपिंग इंडस्ट्री को सिक्योर करने का क्या मतलब होगा? अब जैसे आपको पता होगा बहुत सारे जो सामान होते हैं वो समुद्र के रास्ते दोस्तों एक देश से दूसरे देश को लेकर पहुंचाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो समुद्र में लुटेरे होते हैं जिसको हम पायरेट्स बोलते हैं, वो जो नेविगेशन सिस्टम होता है शिप का उसको हैक कर लेते हैं और नेविगेशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से फिट करते हैं कि वो जो जहाज जा रहा होता है वो राइट कंट्री को नहीं जाके कहीं कहीं और चला जाता है और वहाँ पर जो है कुछ जो लुटेरे होते हैं जो जहाज को लूट लेते हैं। और इसकी वजह से इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी में काम करती है सुबेक्स लिमिटेड। इसके लिए इन्होंने जो इससे पार्टनरशिप करा है स्काई लैब से। और यही नहीं, ओरएन एलायंसेज एक ऐसी एलायंस है दोस्तों, इसमें जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से AT&T अमेरिका की काफ़ी बड़ी कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उसके अलावा चाइनीज़ कुछ कंपनी है। कुछ कंपनियों का जो मिलकर एलायंस होता है जिसका काम होता है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को मॉनिटर करना, ताकि जो रेडियो अभी देखिए सारे सिग्नल्स भेजे कैसे आते हैं, रेडियो एक्टिव वेव के फॉर्म में भेजे जाते हैं, तो जो नेटवर्क है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जो सिग्नल है काफ़ी ज़्यादा ब्रेक नहीं हो, इसका जो है लेटेंसी ठीक रहे, इन सब सारी चीज़ों को जो है ठीक करने के लिए कंपनी ने ज्वाइन किया है ओरएन एलायंसेज को, और इसके साथ ही मिलकर काम करेंगी। और यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग के जरिए जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाले हैं इसके। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इन सारे सेगमेंट्स में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो है कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के थ्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे 2-3 थ्रेड्स हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि जो नॉन कोर इनकम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए इसका कोर इनकम क्या था, पहले कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड हुआ करती थी, वहाँ से कंपनी चेंज होकर भी सर्विस बेस्ड हो गई, फिर वहाँ से भी कंपनी टेलीकॉम से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट कमाती थी, लेकिन अभी कंपनी नए नए सेगमेंट से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ से जो नॉन कोर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी देखने वाली बात है कि आगे चल के जो है किस तरीके से पैन आउट करता है। वहीं इनसाइडर सेलिंग काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त हो रही दोस्तों। पिछले 1 साल में जिस तरीके से शेयर प्राइस काफ़ी इतना ऊपर गया है, यहाँ पे इनसाइडर सेलिंग बहुत ही दबा के हुई है, तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन की बात करेंगे तो अभी देखिए सुबेक्स लिमिटेड मार्केट कैप है लगभग 1900 करोड़ के आसपास, शेयर प्राइस 34 रुपीज़ और PE लगभग 29 के आसपास है। वही कुछ कंपनी एम्फेसिस देखिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप इससे लगभग 15 टाइम्स ज़्यादा 30,000 करोड़ का है और वो केवल 24 के PE पे ट्रेड कर रही है। और एगल फाइनेंस सर्विसेज इतनी बढ़िया कंपनी, वो भी केवल 17 के PE पे
ट्रेड कर रही है। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी, क्योंकि पिछले 1-2 साल से लगभग निगेटिव इसका जो ईपीएस था, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कंपनी जब 3-4 साल लगातार अगर पॉजिटिव उसका ईपीएस रहता है तो यहाँ पे शायद जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप यूज करके यहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग के जरिए आप बता सकते हो। लेकिन कंपनी एक लॉस मेकिंग थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूशन बताना कठिन है। लेकिन फिर भी 1 साल का जो भी प्रॉफिट हुआ उसके बेसिस पे मैं अगर बताऊं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये 22 रुपीज़ से लेकर 25 रुपीज़ इसका जो फेयर वैल्यू आ रहा है। अगर इस प्राइस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, फाइनल डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि कंपनी के साथ क्या क्या रिस्क है और या कंपनी किस जो कंपनी का पास्ट कैसा रहा है वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कशन कर दी है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पॉइंट्स हैं कंपनी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन जोड़ने पड़ते हैं, इसको पढ़ने पड़ते हैं, तो इससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अगर आप एक लाइक देते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरीके की वीडियो आगे भी बनाता रहूँ। वीडियो यहीं पर स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।